जो आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ मुझे सुनने के लिए, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया है। मेरे बारे में रंजीत जी ने नटशेल में बताया ही है। वैसे मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और जम्मू से बीएमएस किया है। पूरी देखा जाए तो पूरी लाइफ, स्कूल लाइफ में सपना था एयरफोर्स में जाने का। बाय एन एक्सीडेंट आई एम इनटू आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद में आने के बाद भी कुछ ऐसा लगा कि यहाँ भी बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, बहुत कुछ काम करने के लिए यहाँ है। तो इसलिए इधर भी मन लगा के किया जाए ताकि यहाँ भी हम अपनी परफेक्शन और अपनी ऊंचाइयों पे हम लोग पहुंच सकें। तो आज का जो व्याख्यान है ये इसीलिए मुझे ये विषय दिया गया है क्योंकि लगभग 1982 में मैं बीएचयू से एमडी करके पास हुआ और मैं महाराष्ट्र में आया। बीएचयू में जो मेरा रिसर्च का टॉपिक था, जो थीसिस जमा करनी होती है, उसका टॉपिक था जामुन बीज का डायबिटीज के ऊपर प्रभाव, ब्लड शुगर लोअरिंग इफेक्ट। तो वहां से जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, आने के बाद महाराष्ट्र में जब टीचर बने तो एक एक जैसे जैसे एमडी के स्टूडेंट्स मिलते गए तो उनको टॉपिक देनी थी, तो हमेशा हर मेरे स्टूडेंट को मैं डायबिटीज की ही टॉपिक देता था। पहले चंद वर्ष डायबिटीज में ब्लड शुगर लोअरिंग इफेक्ट 2-3 साल देखा, कभी विजय सार का, कभी गुड़मार का, कभी ममेजाव का, कभी शालसारादि गण भावित शिला जत्तू का, तो ऐसी इस प्रकार से कभी पंचकर्म का। लेकिन फिर हमारे गुरुजी से एक बार चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि डायबिटीज में शुगर कम करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं है। वो तो एक डाउनिल की गोली खाओगे, सिटाग्लिप्टिन की खाओगे, पायोग्लिटाजोन की खाओगे, कम हो जाएगा। एलोपैथी में उसका ऑलरेडी इलाज है। लेकिन डायबिटिक जो है वो परेशान किस लिए होता है? क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से परेशान होता है। अदरवाइज किसी का शुगर 300 है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लाइफ में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर डायबिटीज का पेशेंट हाई शुगर के साथ जाता है तो डॉक्टर को फर्क पड़ रहा है। डॉक्टर बार बार कहता है तो इसको नीचे कर, या उसकी धर्मपत्नी है वो उसको कहती है नीचे रख शुगर को। तो शुगर को कम करना ये शायद पेशेंट की प्रायोरिटी इतनी नहीं हो सकती है, डॉक्टर की प्रायोरिटी है, क्योंकि वो जानता है इस चीज को कि आज अगर शुगर ज्यादा रहेगा तो ये बहुत जल्दी ही विल एंड अप इनटू कॉम्प्लिकेशंस। बहुत शीघ्र ही ये उपद्रव की अवस्था में पहुंचेगा और उसमें उसके जो डायबिटीज के उपद्रव हैं, जैसे न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है, गैंग्रीन है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिक कोमा है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज लेक्चर्स वी विल आल्सो नो देम। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शुगर 200 है या 250 है, वैसे तात्पुरता उस समय के लिए या उस महीने के लिए, उस वर्ष के लिए व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15 वर्ष के बाद फर्क पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ये लोग जानते हैं कि ये शुगर बढ़ी हुई जो है, जितना ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी, जितना ज्यादा अनकंट्रोल रहेगी, उतना जल्दी कॉम्प्लिकेशंस होगा, उतना जल्दी इसको हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ेंगी और उसके कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट शुरू होगी। या तो किडनी डैमेज होगी, या नर्व्स डैमेज होंगी, या रेटिनोपैथी होगी, तो इसको आंख के डॉक्टर के चक्कर लगेंगे। तो इसलिए शुगर को कम करना जरूरी है। ये हमारे गुरुजी हैं प्रोफेसर रामहर सिंह, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। आप सब लोगों को, आप लोगों ने शायद नाम सुना भी होगा, पद्मश्री हैं और बहुत बड़े माने हुए आयुर्वेद के टीचर हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर कोहली आप इनकी कॉम्प्लिकेशंस पे काम कीजिए। तो मैंने उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे आज से 20 साल 25 साल पहले कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर काम करना शुरू किया। कितने ही क्लिनिकल ट्रायल्स डायबिटीज के ऊपर किए हैं और कितने ही क्लिनिकल ट्रायल्स डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर किए हैं। आज भी मेरे पास, मैं रिटायर हो चुका हूं महाराष्ट्र से, गवर्नमेंट सर्विस से, डायरेक्टर आयुष था, दिसंबर में रिटायर हुआ हूं। अभी मैंने डायरेक्टर आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट करके यहाँ नरसी मोहन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसको एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया है। तो वहां डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ और साथ में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कोहलीज आयुर्वेदा
एंड पंचकर्मा सेंटर, लोअर परेल, मुंबई। ये प्रोबेबली वर्ल्ड क्लास बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट मैंने एक पंचकर्म सेंटर मुंबई के हार्ट में खोला है। मुंबई, साउथ मुंबई को मैनहट्टन भी बोलते हैं मुंबई का, जहाँ जिस एरिया में मैंने ये खोला है। तो बहुत बढ़िया चिकित्साएं हैं, थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, 2 एमडी डॉक्टर्स भी रखे हैं, और बड़ा अच्छा लोगों की सेवा हम लोग दे रहे हैं। वी आर एबल टू टेक केयर, क्योंकि मैं बहुत दिन में बहुत सारे काम होते हैं, तो मुझे एमडी के बच्चे ही मुझे वहाँ, एमडी वाले डॉक्टर ही वहाँ रखने होते हैं, ताकि वो पेशेंट्स को अच्छे से हैंडल कर सकें। अब क्या हुआ कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस पे काम करते करते कॉन्फिडेंस ये भी आने लगा, डायबिटीज, शुगर ठीक करना मेरी जवाबदारी नहीं है, वो तो पेशेंट की जवाबदारी है। क्योंकि पेशेंट को क्या खाना, क्या नहीं खाना, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब आप बताएंगे, उसको दौड़ने के लिए लगाएंगे, उसको व्यायाम के लिए लगाएंगे, तो वो कंट्रोल करेगा ही। और नहीं भी करेगा तो एक आध एलोपैथी की गोली साथ में जोड़ लेगा, उसका भी विकल्प हम लोग डिस्कस करेंगे, तो शुगर कम हो जाएगी। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि उसको हम लोग किसी प्रकार से डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाने दें, उसको प्रोटेक्ट करके रखें, उसका शुगर का मॉनिटरिंग भी करते रहें। तो जब 1985 में मैं महाराष्ट्र में आया, तब से लेके पहले मेरी फील्ड थी क्षारसूत्र की, फिर बाद में मैंने उसको डाइवर्सिफिकेशन किया और डायबिटीज में आया। डायबिटीज में मेरा भी पीएचडी हुआ। मैंने सबसे पहले ये कंपेयर किया कि आज का जो बहुत सारे हमारे वैद्य मंडली है, वैद्य दोस्त हैं, जो ये कहते हैं मैं डायबिटीज की रॉ मटेरियल यूज करूं, पाउडर यूज करूं जामुन का, गुड़मार का, पत्ते का चूर्ण यूज करूं, या गोली जो आ रही है एक्सट्रैक्ट वाली, कैप्सूल आ रहा है एक्सट्रैक्ट वाला, वो यूज करूं। तो इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैंने मेरी पीएचडी के लिए लिया था कंपैरेटिव स्टडी। इनका शुगर लोवरिंग जितनी भी दवाइयां हैं वो कच्ची और एक्सट्रैक्ट फॉर्म में इनको कंपेयर किया। स्पेशली 3 पे फोकस था मेरा, गुड़मार, विजयसार और जामुन बीज। तो मैंने ये मेरी पीएचडी थीसिस में ये निष्कर्ष निकाला है कि एक्सट्रैक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन पाउडर अगर उपयुक्त मात्रा में दिया जाए, जो आयुर्वेद की शास्त्रोक्त मात्रा है, तो शायद रॉ मटेरियल अगर नया है, अच्छा है, वीर्यहीन नहीं हुआ है, तो प्रोबेबली वो रॉ मटेरियल वो ज्यादा अच्छा है, कच्ची दवाई ज्यादा अच्छी है रादर देन एक्सट्रैक्ट्स। लेकिन प्रश्न वही आता है, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, कि क्या मुझे, मैं जो गुड़मार पत्र चूर्ण में यूज कर रहा हूँ, क्या वो वीर्यहीन तो नहीं हो गया है? क्या वो फ्रेश है? आप पत्ता ला के घर में पीस के तो पेशेंट को नहीं दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप किसी स्टोर से या किसी स्टोर से आप पैक्ड वाला गुड़मार पत्र चूर्ण मंगाएंगे, या फिर किसी आयुर्वेद से या पंसारी से, आयुर्वेद स्टोर से, पंसारी से आप खुला हुआ पाउडर मंगा के अपने पेशेंट को देंगे। तो दोनों ही लगभग हर प्रकार से, क्योंकि अगर वो पैक्ड भी है तो वो फैक्ट्री में कितने दिन पहले अनपैक्ड रहा था, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। हमारे मित्र कोरिया गए थे, चाइना भी गए थे, तो देखिए वहां क्या होता है, पूरी प्लांट की लाइफ हिस्ट्री होती है। ये कब इसका बीज बोया गया, कब इसको काटा गया, कब किस डिग्री पे इसको स्टोर किया गया, कब पीसा गया, किस कंडीशन में पीसा गया, और कब मार्केट किया गया, ये जब तक पूरी हिस्ट्री प्लांट की नहीं है, लाइफ हिस्ट्री नहीं है, तब तक आपको ये पता करना ही मुश्किल है। हमारी मार्केट में कम से कम ये जानना बहुत मुश्किल है कि जो मैं पाउडर दे रहा हूँ वो वीर्यहीन तो नहीं हो गया है, जो मैं किसी प्रकार की जड़ी बूटी दे रहा हूँ, जिसका क्वाथ बना के दे रहा हूँ, कहीं वो वीर्यहीन तो नहीं हो गया है। ये जान पाना बहुत मुश्किल है। चलिए विषय का प्रवेश करते हैं। जो ये 4 व्याख्यानों की व्याख्यानमाला हम लोगों ने रखी है निरोग स्ट्रीट के माध्यम से, मुझे बड़ा आनंद होता है जब भी कोई मुझे कहता है आप डायबिटीज पे बोलेंगे क्या, क्योंकि ये मेरे हृदय को इतना छू जाने वाला टॉपिक है। मैं हरदम, या आप ये कह सकते हैं, आई ब्रीथ डायबिटीज, आई ईट डायबिटीज, डायबिटीज के ऊपर मेरा हरदम इतना ज्यादा फोकस रहता है। तो जैसे ही मुझे निरोग स्ट्रीट के लोगों ने मुझे संपर्क किया, तो मैंने पहले क्षण में ही हाँ बोल दिया कि डायबिटीज के ऊपर मैं बोलूंगा। इस मालिका को हम लोगों ने इस रूप में बांटा है कि पहला लेक्चर डायबिटीज मेलाइटिस को समझना है। आज जिस रूप में डायबिटीज है, एलोपैथी में जैसे डिस्क्राइब्ड है, उसको अगर हम अच्छे से समझेंगे तो आयुर्वेद सिद्धांतों को हम
और भी अच्छे से समझेंगे। तो ये मालिका इस तरह से चलेगी कि आज का व्याख्यान डायबिटीज मेलाइटस, एलोपैथिक कॉन्सेप्ट्स, वेस्टर्न मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे डिस्कस होंगे। आयुर्वेद की आज कोई बात नहीं करेंगे। उसको जगह जगह आपको ये लगेगा, हर क्षण ये लगेगा कि ये जो सर बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइप का डायबिटीज होता है, ये मोटा होता है, ये पतला होता है। आपको बहुत बार लगेगा कृष्ण प्रमेही और स्थूल प्रमेही से मैच होता है। बहुत बार ये लगेगा कि ये चिकित्सा भी बहुत मिलती-जुलती है। लेकिन मुझे लगता है अपने प्रश्नों में और अपने डिस्कशन के थॉट प्रोसेस में भी आप बिल्कुल आज इसमें आयुर्वेद मत लाइए, एलोपैथी को एलोपैथी जैसा पहले समझ लीजिए। हमारे पास 2 लेक्चर्स और हैं। इसके बाद एक व्याख्यान होगा जो पैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रमेय होगा। आज पैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तीसरा व्याख्यान होगा कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। नेफ्रोपैथी है, किडनी डैमेज हो गया तो क्या करें, आईज डैमेज हो गई तो क्या करें, न्यूरोपैथी है तो क्या करें, उसमें हमारी रिसर्च क्या कहती है। बहुत सारा रिसर्च किया, उसका डाटा भी 3rd लेक्चर में मैं आपको रखूंगा। चौथा एक व्याख्यान रंजीत सिंह जी ये रखा गया है कि जिसमें ये तीनों लेक्चर्स के मिले जुले डाउट्स चौथे लेक्चर में हम लोग लेंगे। आज पूरा का पूरा समय, मुझे लगता है 1 से सवा घंटे का समय मैं खुद लेना चाहूंगा ताकि मैं इस टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। आगे चलते हैं। डायबिटीज कितना कॉमन है ये जानना बड़ा जरूरी है। डायबिटीज क्यों जरूरी है जानना? अगर पूरे देश में 4 ही केस हैं तो क्यों डायबिटीज देखना है? कोई और देखेगा। हम लोग सारे मिल के बैठ के एनर्जी क्यों वेस्ट करें? लेकिन डायबिटीज बहुत कॉमन है। इतना कॉमन है कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल भी कहा जा रहा है। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स 20 से लेके 80 साल के बीच में 77 मिलियन यानी 7 करोड़ भारतीय आज डायबिटीज से पीड़ित हैं। 7 करोड़ बहुत बड़ा फिगर है। और ये 2045 तक ये लगभग डबल होने वाला है, जिसको 12 करोड़ के आसपास, यानी 9 से 10% आबादी। इसका अर्थ यह है 9 से 10% का मतलब है 9 या 10 पेशेंट्स में से लोगों में से एक व्यक्ति डायबिटिक होगा। इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अराउंड 80 मिलियन पीपल विल हैव प्री डायबिटीज। अच्छा, ये कौन सी बीमारी है प्री डायबिटीज? देखिए, डायबिटीज होने से पहले जब आपको ये संकेत मिलने लगे कुछ कि इसको डायबिटीज होने वाली है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको प्री डायबिटीज कहा जाता है। तो प्री डायबिटीज की अवस्था वो है जिसको पहले पुराने टाइम में जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहा जाता था, या ऐसा कहते थे कि ये इम्पेयर्ड आईजीटी है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, इसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, अभी डायबिटीज नहीं हुआ, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते थे। तो डायबिटीज के सिम्टम्स तो है नहीं, लेकिन मोटा ताजा भी है, फैटी लिवर भी है, HbA1c जो है ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन वो भी 5.7 और 6.5 के बीच में है, बढ़ा हुआ है। नॉर्मल वो 5.7 होना चाहिए, डायबिटिक होगा 6.5 के ऊपर होगा। तो जो उस रेंज में लोग आते हैं जो बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाले हैं डायबिटीज में, उनको कहा जाता है प्री डायबिटिक। अभी आप देखिए सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी है? नहीं हो रहा है? नहीं सर। ये क्यों? लेकिन मैंने तो किया था भाई, 1 मिनट। अभी देखिएगा। हाँ सर, अब हो गई है, ठीक है सर। अब हो गई? ओके सर, कंटिन्यू प्लीज। तो ये जो 7.7 करोड़ की आबादी 12 करोड़ होने वाली है, वो यही जो प्री डायबिटीज वाले लोग हैं, यही सारे डायबिटिक होने वाले हैं। ये प्री डायबिटीज, इसलिए प्री डायबिटीज का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम डायबिटीज पढ़ते हैं, अगर इनको मैं वापस डायबिटीज में, प्री डायबिटीज का नॉर्मल में कर सकूं, तो शायद ये 7-7.5 करोड़ वाला 12 करोड़ ना होने पाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में ये जागरूकता की एक्सरसाइज की जाए, मीठा कम किया जाए, तली हुई चीजें ना खाई जाए, वजन को कंट्रोल में रखा जाए, स्ट्रेस ना रहे। ये कुछ बेसिक मुद्दे हैं जो प्री डायबिटिक्स को आप बता के आप उनके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। प्री डायबिटीज वाले को डायबिटीज में पुश होने से बचा सकते हैं। और जो द नंबर ऑफ पीपल हु आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज इंक्रीजेस विद द एज। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परसेंटेज ऑफ डायबिटीज बढ़ती चली जाती है। आप देखिए 70 से 80
आपको 14% लोग, 14% का मतलब है 10 में से 1.4 या 100 में से 14, और छोटी एज में 50 से 59 में 10 में से लगभग 1 या 1.5 व्यक्ति डायबिटिक है, यहाँ 100 में से 13 हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है, यू बिकम मोर प्रोन टू डायबिटीज। अब देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड में देखें तो बहुत सारे केसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ये इंडिया का मैप देखिए, यहाँ ये जो है 82 मिलियन, मैं 77 मिलियन कह रहा था, कुछ फिगर्स हैं जो कहते हैं 82 मिलियन ऑलरेडी हमारे पास हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो 7.7 करोड़ था भारत का आंकड़ा। जब साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सब मिलते हैं, और ये लगभग 1.5 करोड़ का, उधर मैं कह रहा था 12 करोड़ कह रहा था, यहाँ 15 करोड़ हो रहा है, ये जितना अपना साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया है। तो इतना ये सब एरिया वाइज क्यों है? क्योंकि हम लोग लगभग एक ही प्रजाति के लोग हैं, भले ही कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी सबकी कॉमन है। थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह बंद करेंगे, खाना वाना बढ़ाएंगे, कोई पंजाबी स्टाइल खाना 4 दिन खा लेगा तो पेट बढ़ जाएगा, पॉट बेली कहते हैं इसको, या इसको सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। उसी वजह से ये वाला जो अपना एरिया सब कॉन्टिनेंट का, ये बड़ा महत्व का है, क्योंकि हम लोग जो अमेरिकन देखिए मोटा होगा ना, यूरोपियन मोटा होगा, उसकी बाह भी मोटी होगी, उसका धड़ भी मोटा होगा, उसका सर भी मोटा होगा, उसकी टांग भी मोटी होगी। लेकिन हमारे यहाँ इंडियंस में हाथ पैर धड़ सब पतला है, लेकिन पेट इतना फूला हुआ है मटके जैसा, तो उसको सेंट्रल ओबेसिटी कहा जाता है। वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सेंट्रल ओबेसिटी। इसलिए अभी डायबिटिक है, तो आप उनके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? उसका उत्तर है कि एक तो आज के दिन में 10 में से कितना 7 करोड़ है आज के डेट में, तो 120 करोड़ में से 7 करोड़ यानी 10 में का एक भी नहीं है। ये शायद फिगर पुराना है, 1 आउट ऑफ 20, अभी 1.6 या 1.7 आउट ऑफ 20 है। डायबिटिक जो है इंसिडेंस बहुत हाई है, बहुत पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, और जो डायबिटिक्स होते हैं उनको हार्ट अटैक, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने का डबल चांस होता है नॉर्मल्स के। यानी जैसे ही आपको डायबिटिक डिक्लेयर किया तो आपकी chances of having heart attack becomes double. Chances of having gangrene becomes 5 times more. Chances of having kidney damage becomes 5 times more. Kidney damage becomes 17 times more. Blindness 25 times ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डायबिटिक आई डिजीज जो है, रेटिनोपैथी है, वो इतनी ज्यादा कॉमन है। जहां अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर रहा 10 साल 15 साल के लिए, तो आंखें डैमेज होना शुरू होती हैं और पीपल लिटरली ब्लाइंड होते हैं। कैटरेक्ट के बाद ये सबसे बड़ा एक ब्लाइंडनेस का कारण है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो जहां कैटरेक्ट वैटरेक्ट नहीं है वहां ध्यान रखते हैं, तो वहां तो ये नंबर 1 कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, जैसे यूरोप है, अमेरिका है। तो स्ट्रोक्स के केसेस बहुत होते हैं डायबिटिक्स में, दे बिकम वेरी प्रोन टू स्ट्रोक्स, और इंसिडेंस ऑफ कैटरेक्ट भी बहुत जल्दी उतरता है, मोतियाबिंद उसकी भी, और बहुत जल्दी ऑपरेशन भी कराने पड़ते हैं। ये वही बात है, कॉस्ट देखिए, देश को जो कॉस्ट लगने वाली है वो बहुत महत्व की है। 9,000 करोड़ रुपया आप एनुअली स्पेंड कर रहे हैं डायबिटिक्स के ऊपर। उनकी दवाइयां लग रही हैं, उनकी शुगर टेस्ट करने के गैजेट्स लग रहे हैं, और उनकी एडमिशंस के ऊपर पैसे लग रहे हैं। तो ये देश का इतना पैसा बचता अगर डायबिटिक का लोड हमारे ऊपर इतना नहीं होता। आजकल हम लोगों ने क्या किया है, यूएनओ ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड डायबिटीज डे, WHO ने, क्योंकि ताकि एम्फेसाइज कर सकें कि डायबिटीज एक महत्वपूर्ण बीमारी। 14 नवंबर को इसको डिक्लेयर किया गया। हर 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है, इसलिए कि फैमिली, द इम्पैक्ट दैट डायबिटीज हैज ऑन द फैमिली, क्योंकि अगर घर का कमाने वाला सदस्य बीमार हो गया तो पूरी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट है, और वो फैमिली पूरा अपना रोल प्ले कर सकती है अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपनी माँ को ये समझाने में कि भैया फिट रहे, तेरी वजह से पूरे परिवार को तकलीफ होने वाली है। तो ये एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए ये कहा जाता है कि डायबिटीज की चिकित्सा में, डायबिटीज की ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द एजुकेशन अबाउट डायबिटीज। उसमें जो पिलर्स बताए हुए हैं ट्रीटमेंट के, जैसे एक्सरसाइज बताया है, ड्रग्स बताया है, डाइट बताया है, ऐसे ही चौथा है एजुकेशन। तो पेशेंट एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसको समझाना चाहिए तेरी डायबिटीज कैसे बढ़ती है और इससे क्या क्या होने वाला है, ये सारा कुछ बताएंगे तो वो केयर करेगा। अब आते हैं ब्लड ग्लूकोज के ऊपर। डायबिटीज है क्या? बेसिकली डिरेंजमेंट है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। ब्लड शुगर कहा जाता है, शुगर तो होती नहीं। शुगर देखा जाए तो एक कॉम्प्लिकेटेड डाइसैकेराइड है जिसको टूट के मोनोसैकेराइड्स में, यानी 2 मॉलिक्यूल इसका ग्लूकोज का बनता है पेट में। बेसिकली हम जब भी ब्लड शुगर मेजर करते हैं तो वो ब्लड ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो है वो सिंपल शुगर है, वेरएज जिसको हम शुगर कहते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड शुगर है, उसमें 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये ब्लड ग्लूकोज जब भी मेजर करते हैं तो ये यहां से अगर देखेंगे, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज राइज होगा, शुगर में जब भी आप खाना खा रहे हैं, शुगर नहीं, नॉर्मल इंडिविजुअल भी, आप जब भी खाना खा रहे हैं तभी हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना है? 80 to 120 मिलीग्राम परसेंट, यानी हमारे शरीर में 80 से 120 मिलीग्राम परसेंट की नॉर्मल वैल्यू है। फास्टिंग में 100 के नीचे रहना चाहिए, पोस्ट प्रेंडियल में 140 के नीचे रहना चाहिए। पोस्ट प्रेंडियल यानी 2 घंटा 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज खाने के बाद, या इसको रैंडम शुगर बोलते हैं, तभी खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल भी इसको कहा जाता है। तो ये ब्लड ग्लूकोज जब भी कुछ आप खाएंगे तभी ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, क्योंकि खाने से एनर्जी पैदा होगी। एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। तो ग्लूकोज तो पैदा होना ही है। किस चीज में ग्लूकोज नहीं बनता है शरीर में? पानी से नहीं बनता, हवा से नहीं बनता, बाकी लगभग इस धरती पे हर चीज से ब्लड का ग्लूकोज लेवल ऑल्टर होता है। तो आपका जैसे ही आपने सपोजिंग एक मील खाई, ब्रेकफास्ट किया, शुगर ऊपर गया, इसने सिग्नल भेजा, जैसे ब्लड शुगर हाई था, इसने सिग्नल भेजा पेनक्रियास को, बीटा सेल्स को, और बीटा सेल्स ने क्या किया? इंसुलिन को सिक्रीट करवाया। बीटा सेल्स पेनक्रियास के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो केवल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, और दूसरे सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं, जो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। वो इंसुलिन शुगर को यूज कराती है और शुगर को, ग्लूकोज को कम कराती है बॉडी में। ग्लूकागॉन, जब भी ग्लूकोज बढ़ाने की जरूरत है तब ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है, वो इंसुलिन का एकदम अपोजिट है। जब शुगर बॉडी में बहुत कम होगी तब ग्लूकागॉन अपने आप रिलीज होगा और इंसुलिन अपने आप दबने की कोशिश करती है और ग्लूकागॉन डोमिनेट होता है। तो आपने जब खाना खाया, शुगर ऊपर गई, पेनक्रियास से इंसुलिन निकला, तो क्या हुआ कि मसल टिश्यूज ने और हमारी बॉडी के पेरिफेरी में, मसल्स में, सभी टिश्यूज ने जिस जिसको भी जरूरत है उसने ग्लूकोज उठा लिया ब्लड से, उसकी अपनी एनर्जी के लिए। ये सारा कारोबार हो रहा है इंसुलिन से। हर सेल के अंदर इंसुलिन की वजह से ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का प्रवेश होता है इस सेल में। अगर ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये ग्लूकोज इसमें प्रविष्टि नहीं होगा, तो ग्लूकोज बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा है, क्योंकि ये रहेगा तो ब्लड का ग्लूकोज आपके बॉडी टिश्यू सेल्स में चला जाएगा और ब्लड में कम हो जाएगा। और ये दूसरा प्रभाव क्या कर रही है कि ग्लाइकोजेनेसिस कर रही है। वो जितना भी ग्लूकोज बॉडी में है, लिवर को कह के उसको स्टोर हाउस में डाल रही है, अलमारी में बंद कर रही है ग्लूकोज। जैसे हम लाते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज अलमारी में डाल देते हैं, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जितना भी ब्लड में जमा हुआ है उसको ग्लाइकोजन बना के लिवर में स्टोर कर रही है, बट दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा, यानी शुगर का वो स्टोर हाउस में डाल ही नहीं पाएगा, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी जो ग्लाइकोजन है वो टूट के ग्लूकोज बनता है, उसको ये इनहिबिट कर रहा है। वो प्रोसेस जो ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस है उसको भी ये कम कर रहा है। उसको कम किया तो यहां से नया ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो भी शुगर का, ये ब्लड का ग्लूकोज कम हो रहा है। तो ये दोनों तरीके से इंसुलिन की वजह से जो शुगर है या ग्लूकोज है वो ब्लड में कम हुआ
और आपका बैलेंस अचीव हो गया। जो खाने से बढ़ा था, जैसे मैंने आपको कहा था आप आयुर्वेद भूल जाइए, लेकिन मैं भी आयुर्वेद का व्यक्ति हूँ, नहीं भूल पाता हूँ, आप भी नहीं भूल पाएंगे। या आपने ब्लड क्या हुआ, ग्लूकोज का संचय हुआ, प्रसर हुआ और ये प्रशम हो गया, यानी कोई बीमारी नहीं हुई, नॉर्मल अवस्था है। खाना खाने के बाद ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन सिक्रीट हुई, बॉडी टिश्यूज ने ग्लूकोज को ले लिया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया लिवर में, और ब्लड शुगर के लेवल्स, ग्लूकोज के लेवल्स नॉर्मल हो गए। इसके अपोजिट इफेक्ट देखिए, जब ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है, आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, बहुत देर तक आप काम में इतने बिजी हैं, आपका शुगर लो हो गया, तो क्या होगा? या फिर आपने क्या किया, इंसुलिन का बहुत ज्यादा डोज ले लिया, शुगर आपके डायबिटिक ने, शुगर जब भी लो होगी, या तो आप भूखे हैं, या फिर इंसुलिन का हाइपर डोज या ज्यादा डोज हो गया, या आपने क्या किया कि इंसुलिन तो ले लिया, साथ में एक्सरसाइज कर दिया, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर दिया, या खाना खाना भूल गए, तो इंसुलिन की ओवर एक्टिविटी हो गई, तो क्या हुआ, शुगर डाउन हो गया, ब्लड ग्लूकोज नीचे आ गया। इसकी बैलेंसिंग एक्ट कैसे है? ये सिग्नल जाएगा पेनक्रियास को, डेल्टा सेल्स को, यहां से ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा, ये क्या करेगा, लिवर के स्टोर को बोलेगा भैया तेरा ग्लाइकोजन तोड़ और मुझे ग्लूकोज निकाल के दे। तो इसने क्या किया, ग्लाइकोजन को स्टोर में से निकाल के तोड़ा, इसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस जिनोलाइसिस बोलते हैं, और ये ग्लूकोज आ गया ब्लड में। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ के बाकी भी इसका ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो ग्लूकोज बनाने की अपनी लिवर की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई, तो जो एग्जिस्टिंग स्टोर में है वो भी ले लिया ब्लड में, और जो नया बनाने की प्रक्रिया से ग्लूकोज बना वो भी ब्लड में आ गया, और इधर बैलेंस हो गया। तो ये बॉडी की ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की अपनी बैलेंसिंग की प्रक्रिया है। अब देखिए डायबिटीज का होता क्या है, अगर 100% डायबिटिक है, आपके पास 100 पेशेंट है, इसमें क्या हुआ, सिर्फ 53% अवेयर है कि मुझे डायबिटीज है, बाकी अनअवेयर है, क्योंकि शायद इनको ये पता ही नहीं है, ये या तो प्री डायबिटीज में है या शुगर है भी तो इनको पता नहीं है। तो आधे केस तो वैसे ही आप कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं, अनअटेंडेड है। अब जिनको पता भी है उनके 80% ट्रीटमेंट लेते हैं, 20% ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो यानी ये रह गया टोटल 42% जो ट्रीटमेंट ले रहा है। 100 में से 42% लोग, वैसे 42% ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं उसमें कंट्रोल तो सिर्फ 25% में हो रहा है। बाकी लोगों में 75% में जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो टोटल 42% है 100 का, लेकिन जितने ट्रीटमेंट टोटल ले रहे हैं उसका 60% और 40% कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। यानी अगर आप ये देखें, यहां 100 में से टोटल 25 सिर्फ कंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, बाकी 75% फॉर सम और द अदर रीजन आइदर दे आर अनअवेयर और दे आर नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट और दे आर नॉट कंट्रोल्ड डायबिटिक्स। तो ये 75% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज अनकंट्रोल्ड वाले हैं, and they are likely to be getting pushed into diabetic complications. About 1 in every 2 Indians living with diabetes is unaware. ये देखिए, ये 53% अवेयर है, 47% नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल है। रूरल मेन विद लो हाउसहोल्ड वेल्थ, पहले कहा जाता था ये अमीरों की बीमारी है। जब हम लोग पढ़ते थे तब हमको पढ़ाया जाता था डायबिटीज अमीर लोगों की बीमारी है, लेकिन अब देखिए रूरल मैन विद लो हाउसहोल्ड वेल्थ, जिनके पास बेचारों के पास खाने के लिए नहीं है पैसा, जो मेल नरिश्ड हैं, लो एजुकेशन लेवल हैं, जिनको पता नहीं है कैसे डायबिटीज को अवॉइड करना है, वो ज्यादा ससेप्टेबल हैं डायबिटीज होने के लिए। अपने यहाँ पे डिफरेंट कैसे हैं लोग बाकी दुनिया से, यहाँ बहुत यंग एज में डायबिटीज आ रही है। बॉडी मास इंडेक्स पेशेंट का लो है, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी, वो मैंने कहा ना, तोंद निकल जाती है हमारे लोगों की, सेंट्रल ओबेसिटी है, इसलिए हम लोग डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर रिस्क के ज्यादा पात्र बनते हैं। रैपिड प्रोग्रेशन फ्रॉम प्री डायबिटीज से बहुत जल्दी हम लोग टाइप 2 डायबिटीज में पुश होते हैं। प्री डायबिटीज हुआ, हमने ध्यान नहीं रखा कि 4-6 महीने में, साल भर में डायबिटीज हो जाता है, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज से वहां प्री डायबिटिक पूरी जिंदगी भर भी प्री डायबिटिक रहता है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना।
तो रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? रिस्क फैक्टर्स हैं फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 के लिए, और इंजरी टू पेनक्रियास, इन्फेक्शन हो गया, वायरल पेनक्रियाटाइटिस हो गया, ट्यूमर हो गया, सर्जरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे पेनक्रियास के ऊपर इंजरी है, तो दैट आल्सो कैन लीड टू प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। ये ऑटो एंटीबॉडीज भी होती हैं, अपने ही प्रोटीन को बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती, जाके किसी भी ऑर्गन को डैमेज करती है। उसमें अगर पेनक्रियास का नंबर आ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। फिजिकल स्ट्रेस सच है सर्जरी और इलनेस, और दूसरा स्ट्रेस भी अगर बहुत ज्यादा होता है तो आपने बहुत बार देखा होगा किसी की नौकरी गई, 3-4 महीने वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहा, 30-35 की उम्र में है, तो उसको डायबिटीज हो जाता है। एक्सपोजर टू इलनेस कॉज्ड बाय वायरसेस, बहुत बार वायरल पेनक्रियाटाइटिस होता है, तो उससे भी डायबिटीज होता है। ये रिस्क फैक्टर्स है टाइप 1 के। टाइप 1 कौन सा है? जिसमें इंसुलिन की आवश्यकता है, उसको आजकल कहा जाता है टाइप 1 को, पहले कहा जाता था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, या उसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते थे। आज उसकी कैटेगरीज 2 हैं, टाइप 1 जिसको इंसुलिन के बिना ठीक ही नहीं हो सकता है, इसलिए उसका नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है, और टाइप 2 जिसमें इंसुलिन की आवश्यकता बहुत कॉम्प्लिकेशंस के स्टेज में, या जब दवाइयां नहीं काम करें तब आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज ओरल मेडिसिन से वो ठीक होता है। तो ये टाइप 2 है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? फैमिली हिस्ट्री है प्री डायबिटीज और डायबिटीज, पेरेंट्स में से किसी को प्री डायबिटीज है, ये हिस्पैनिक है, नेटिव अमेरिकन है, एशियन अमेरिकन है। ये जो स्ट्रेस वाले लोग हैं, ये अमेरिकन हैं या एशियन अमेरिकन हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जिनको बहुत जल्दी डायबिटीज होती है। ओवरवेट है, ओबेसिटी है तो रिस्क फैक्टर है, ब्लड प्रेशर है तो रिस्क फैक्टर है, लो एचडीएल है तो, और हाई ट्राइग्लिसराइड है तो भी रिस्क है। फिजिकली आप इनएक्टिव हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो भी रिस्क है। 45 की एज के ऊपर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी लेडी को प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई तो उसको बाद में डायबिटीज होने का खतरा है, प्रेगनेंसी के बाद भी। ऐसी पॉलीसिस्टिक ओवरीज में रिस्क होती है। आपने देखा होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी में मेटफॉर्मिन बहुत बार यूज करते हैं, और कई बार तो डायबिटीज भी होती है ओवरी पॉलीसिस्टिक पीसीओडी के साथ। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक है, और अगर आप स्मोकर हैं तो आपकी इंसिडेंस रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। ये जेस्टेशनल डायबिटीज, देखिए जो प्रेगनेंसी के बीच में डायबिटीज आती है, वो शायद प्रेगनेंसी ठीक होने पर, यानी डिलीवरी होने के बाद में वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी लेडीज उसको आगे कैरी करती हैं टाइप 2 में, या जिसकी ठीक भी हो गई वो बाद में फिर से डायबिटीज हो सकता है, इसलिए उसने पहले से प्रेगनेंसी के बाद इमीडिएटली उसने अपने प्रिकॉशंस लेना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री अगर प्री डायबिटीज की है तो जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। किसी भी फैमिली में एक पेरेंट भी डायबिटिक है तो प्रेगनेंसी के लिए उसकी लड़की जो भी है वो जब प्रेग्नेंट होगी तो उसको डायबिटीज हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज उसको कहा जाएगा। और ओवरवेट है, ओबेसिटी है किसी को, कोई लेडी को, तो उसको भी ये जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। यानी आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, ये लेडीज के लिए मैं कह रहा हूं कि जब प्रेग्नेंट हो रही है लेडी तो उस समय फिटनेस पहला बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ओबीज हैं, वेट रिडक्शन नहीं किया और आपने कंसीव कर लिया तो शायद ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि जेस्टेशनल डायबिटीज आपको हो सकती है। और जितना लेटर एज में प्रेगनेंसी होगी उतना जल्दी एज में आप अगर कंसीव करेगी लेडी तो उसको डायबिटीज होने का चांस कम होता है। लेट स्टेजेस में जेस्टेशनल डायबिटीज ज्यादा होता है। तो बेसिकली हमने ये समझा कि ये क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है। ग्लूकोज बढ़ा है, उसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन का मैंने बैलेंस आपको बताया। उसमें ग्लूकागॉन के साथ में कुछ और चीजें हैं जो ग्लूकोज को और बढ़ाती हैं। इपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन जिसको बोलते हैं, जो स्ट्रेस का रश होता है ना, जब आपको गुस्सा आया, जब बहुत टेंशन लिया, तो उसमें इपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन ये सारे बढ़ते हैं। तो ये सारे बढ़ेंगे स्ट्रेस में तो भी आपको प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये भी एक रिस्क फैक्टर डायबिटीज का है। तो टाइप 1 में इसके अलग अलग नाम मैंने बताया। टाइप 1 भी बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट, क्योंकि अक्सर
छोटी एज में, कभी 3 महीने की एज में, कभी 6 महीने की एज में, कभी 10 साल की एज में, तो छोटी उम्र में ये नॉर्मली होता है, इसलिए इसको जुवेनाइल भी कहा जाता है। टाइप 2 में, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि शुरू से इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, लेटर स्टेज में हो सकता है। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, मतलब बड़ी उम्र में डायबिटीज है, इसलिए इसको एडल्ट ऑनसेट कहा जाता है। होता क्यों है, इसके मैंने कुछ चीजें चर्चा की हैं। ऑटो इम्यून है, सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन वायरस से है, ऑटो इम्यून बॉडी से है, या किसी और इन्फेक्शन से है, ट्रॉमा से है, बीटा सेल्स वगैरह डैमेज हो जाए तो दैट कैन लीड टू टाइप 1 डायबिटीज। ये वायरसेस हैं, मम्स का, रुबेला का है, इनमें डायबिटीज हो सकता है। कई बार एलर्जीज और ऑटो इम्यूनोबॉडीज बनती हैं। ऑटो इम्यूनिटी कभी कभी कौ मिल्क से भी हो सकती है, ऐसा रिपोर्टेड है वेस्टर्न लिटरेचर में। हमारे भारतवर्ष में इसकी रिपोर्टिंग खास नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज को इम्पेयर्ड इंसुलिन एक्शन कहा जाता है। बड़ी सामान्य सी भाषा में देखा जाए तो ये कहा जाता है कि दिस इज either a deficiency of insulin or the receptors of the insulin receptors in the body have become insensitive। यानी या तो इंसुलिन कम हो गई या फिर बॉडी वो जो अवेलेबल इंसुलिन है उसको सेल्स के अंदर नहीं जाने दे रही है। रिसेप्टर्स जो हैं वो इनसेंसिटिव हो गए, इंसुलिन को पहचान नहीं रहे हैं, इसलिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उनके अंदर जा नहीं पा रहा है। जब सेल के अंदर इंसुलिन का मॉलिक्यूल नहीं जा रहा है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी नहीं जाएगा, तो उसके लिए ग्लूकोज जो है वो इसमें ब्लड में बना रहेगा हमेशा, तो दैट विल गिव राइज टू डायबिटीज। तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, ये लो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है इसमें। तो टाइप 2 में भी दो हैं, एक में सेंसिटिविटी कम होती है और दूसरे में, यानी इंसुलिन तो है। बहुत सारे टाइप 2 के डायबिटीज में हम लोगों ने इंसुलिन लेवल चेक किए। जो मोटे लोग हैं, जो थोड़ी बड़ी एज में जिनको डायबिटीज हुई है, उनको देखा गया तो इंसुलिन लेवल्स ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज है। लेकिन एक तरह का ऐसा होता है जहां बीटा सेल्स ने काम करना ही कम कर दिया तो इंसुलिन सिक्रीशन ही नहीं हो रही। यानी आप इंसुलिन लेवल मेजर करेंगे तो यहाँ इंसुलिन के लो वैल्यूज ऑफ इंसुलिन इन प्लाज्मा या ब्लड, इसमें हाई वैल्यूज ऑफ इंसुलिन इन ब्लड, ये देखा जाएगा। तो टाइप 2 में रिस्पॉन्स टू इंसुलिन इज डिक्रीज। बेसिकली सेंसिटिव रहते ही नहीं रिसेप्टर्स, इसलिए वो ग्लूकोज ले नहीं पाते हैं और ग्लूकोज का प्रोडक्शन तो लिवर से बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आपकी इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकागॉन एक्शन में आएगा जो उसको अपोजिट हार्मोन है। तो जो मैंने कहा था आपको ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी स्टोर में से, अलमारी में से निकाल के उसने वो ग्लूकोज छोड़ दिया और ब्लड में छोड़ दिया, तो वो भी ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो इस तरह से जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, एनवायरमेंटल भी होते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, हेपेटिक एन इंक्रीज इन हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, क्योंकि लिवर से ग्लूकोज का आउटपुट कैसे बढ़ेगा, स्पेशली जब ग्लूकागॉन वो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, लिवर की जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपने देखिए लिवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आज आपने देखा होगा कि प्री डायबिटीज में, डायबिटीज जब पहली बार डायग्नोज होता है, बहुत सारे पेशेंट्स को फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर होने से वो इसको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा गया। फैटी लिवर है, थायराइड भी तभी आता है, तभी डायबिटीज आता है और पेशेंट भी ओबीज है, तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा गया। इंसुलिन से देखिए, इंसुलिन से दूसरा जो रोल सबसे बड़ा प्ले हो रहा है, इंसुलिन शुगर को कम करता है ब्लड में, ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ाता है। लेकिन इंसुलिन अगर है ब्लड में ज्यादा तो ये ग्लूकागॉन को दबा के रखेगा, तो इनहिबिटरी इफेक्ट है। तो इसलिए भी ये डायबिटीज नहीं होने देता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो डायबिटीज ज्यादा होगा। ये सारा उसी के स्लाइड्स हैं। टाइप 1 टाइप 2 ये मैं लगभग आपसे बात कर चुका हूँ। बहुत सारी स्लाइड्स हैं, लगभग 100 के करीब हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी रश करता हूँ। टाइप 1 ये इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ ऑल डायबिटिक केसेस। अगर 100 लोग टोटल डायबिटीज के हैं तो 90 लगभग पेशेंट्स ऐसे हैं जो टाइप 2 के हैं और 10 टाइप 1 के हैं। यानी इंसिडेंस टाइप 1 की एज कंपेयर टू टाइप 2 बहुत कम है।
टाइप 2 में अबाउट 30% ऑफ द टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स आर अनडायग्नोज्ड। ये बहुत बड़ी बात। 32 यो प्री डायबिटीज को मिला के लगभग 40-45% लोग हैं। जो हमने पहले दिखाया आपको, जो कैस्केड दिखाया था ना, उसमें ये कहा था कि इतने लोगों को डायबिटीज है, कुछ अवेयर है और कुछ अवेयर ही नहीं है। जो अवेयर नहीं है वो तो बहुत बड़ी 42% थी, तो उसमें प्री डायबिटीज वाले भी हैं। और लगभग इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है विद ए डिफेक्ट इन कंपनसेटरी इंसुलिन सिक्रीशन। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी, ये दोनों कारण टाइप 2 में होते हैं। रिस्क फैक्टर टाइप 1 का, टाइप 1 यानी इंसुलिन की बिल्कुल कमी, 100% कमी अपने बॉडी में, और कहीं से इंसुलिन आ ही नहीं रहा। इंसुलिन और आता कहां से? ब्रेन टिश्यू हल्का सा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, लिवर का टिश्यू थोड़ा सा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, बट दैट इज नॉट गुड इनफ टू कवर द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन क्रिएटेड in type 1 diabetes because of the knocking off the beta cells of islets of Langerhans। जो पेनक्रियाज नॉक ऑफ हो गया बीटा सेल्स, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जेनेटिकली टाइप 1 है, ये नॉर्मली फैमिलीज में नहीं चलता, किसी को भी हो सकता है। और उसका एक आधा जीन, किसी एक जनरेशन में जीन उसका ऐसा है, वो चेंज हो जाएगा। तो इसको आज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी आज टेस्ट में वो जेनेटिक का डायग्नोसिस हो जाता है। किसको हो रहा है? बहुत लोगों को टाइप 2 हो रहा है, और ये लगभग फैमिलीज में है। माताजी पिताजी को है तो बच्चों को होगा, दोनों को है तो 100% होगा, एक को है तो 60% 70% चांस है, और एक को है और मोटा है, बहुत खाता है, तो लगभग ये समझ लिया, और एक्सरसाइज नहीं है तो 100% चांस। तो फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज हर बीमारी का एक ही मूल मंत्र है इलाज का, कि आप एक्सरसाइज करें। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, इवन आपका जो GERD है ना, जिसको हाइपर एसिडिटी या रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, उसमें भी आप सिर्फ एक्सरसाइज करना शुरू करिए, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। आपको कोई एंटासिड्स, कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सॉरी वो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, वो लेने की जरूरत नहीं है, कोई एंटासिड्स लेने की जरूरत नहीं, कोई पुदीन हरा खाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मैंने बहुत सारा समझा दिया आपको, पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ये भी मैंने बताया है। देखिए, अब टाइप 1 में होता क्या है, ये टाइप 1 का एक चित्र है। टाइप 1 डायबिटीज में ये ब्लड स्ट्रीम है और ये नॉर्मल सेल्स हैं। इसके आगे पीछे देखिए, ये ग्रीन वाले जो हैं, ये नॉर्मल आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स हैं, इंसुलिन सिक्रेटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय दीस सेल्स। तो ये इधर से क्या हुआ, इंसुलिन आ गई इधर, तो ब्लड में चली गई, पूरा बॉडी में चली गई, तो वो इंसुलिन ग्लूकोज को यूज करेगी। अब इसमें क्या हुआ, ये कैपिलरी के आगे पीछे सारे नॉक ऑफ हो गए, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, तो इधर इंसुलिन है ही नहीं ब्लड में, तो नेचुरली टाइप 1 डायबिटीज होगा। बच्चे का फोटो इसलिए दिखाया गया। पैथोफिजियोलॉजी में देयर आर 4 स्टेजेस। एक प्री क्लिनिकल पीरियड विद पॉजिटिव, ये मतलब टाइप 1 में, लेकिन आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। बीटा सेल एंटीबॉडीज आप क्यों करेंगे, हर पेशेंट का तो करेंगे नहीं। जब शुगर एक आध बार बढ़ी हुई लगेगी, क्योंकि इसका इंसिडेंस डायबिटिक्स का 10% है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन करेंगे तो शायद 1% भी चांस नहीं है टाइप 1 डायबिटीज का। तो उसके लिए हर किसी का स्क्रीनिंग तो करेंगे नहीं कि बीटा सेल एंटीबॉडी देखो। तो ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स में देखा गया है कि बीटा सेल एंटीबॉडी जिन प्राणियों की ज्यादा होती है, जिन चूहों में ज्यादा दिखती है, उनको डायबिटीज टाइप 1 ज्यादा होती है। हाइपरग्लाइसीमिया व्हेन 80 to 90% ऑफ द, जब 80 से 90, यानी कंपनसेशन देखिए, 90% बीटा सेल्स खत्म हो गया तो भी शुगर बढ़ेगी नहीं, यानी 10% काम कर रहा है तो भी अपने को डायबिटीज नहीं होने दे रहा है। तो ये तभी होगा जब 90 to 100% डैमेज होंगे, तब हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल शुगर ब्लड में ज्यादा बढ़ेगा। तो बीच में एक ट्रांजिएंट रिमिशन आती है और फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजीज आती है। ये चार्ट से देखते हैं। इसमें देखिए क्या है कि ये बीटा सेल मास इतना ज्यादा है, बीटा सेल बहुत अच्छा है। ये बीटा सेल मास जैसे डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ तो कोशिश करता गया बीटा सेल, जितना भी डिस्ट्रॉय हुआ, यहां तक डिस्ट्रॉय हुआ तो भी नॉर्मल इंसुलिन सिक्रीट कर रहा था। लेकिन बीच में क्या होता है, थोड़ा सा इंसुलिन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। बीटा सेल्स अपना, जैसे कहते हैं ना, वो दिया जो है
बुझने के पहले चमकता है, ज्यादा ब्राइट हो जाता है, तो उस तरह से वो बीटा सेल्स थोड़ी देर के लिए कोशिश करते हैं कि और ज्यादा प्रोड्यूस करो, और उस प्रयत्न में वो जितने और ज्यादा कोशिश करते हैं तो उन दिनों में कुछ 1 महीने में 2-4 महीने में ये डायबिटीज ऐसा लगता है ठीक हो गई, शायद शुगर कम हो गई, शुगर नॉर्मल हो गई, तो उसको हनीमून पीरियड कहा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली डायबिटीज होती ही है। हाँ बशीर, मैं 5:15 बजे आऊंगा नीचे, आप गाड़ी तैयार रखिए, ठीक। तो टाइप 2 डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बोथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी हमारे बॉडी में इंसुलिन होते हुए भी हमारे सेल्स रेजिस्टेंट हैं, वो इंसुलिन को समझ नहीं पा रहे हैं, रिसेप्टर्स, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं। और दूसरा, डायबिटोजेनिक लाइफस्टाइल हो, यानी जो एक्सेसिव कैलोरीज खाता रहे। अभी मैं आयुर्वेद की बात नहीं कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद की बात बाद में कहूंगा, ये सब आयुर्वेद में बताया हुआ। बहुत सारा कैलोरीज हो और कैलोरी एक्सपेंडिचर ही नहीं हो रहा हो, आपने खाया तो बहुत सारा लेकिन कुछ भी एक्सरसाइज नहीं की तो वो यूज नहीं हुआ और ओबीज होते चले गए, तो इसलिए। और थोड़ा सा ससेप्टेबल जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी ये क्योंकि फैमिलीज में रन करता है, तो अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी होगा, इसलिए जीनोटाइप होता है, तो यानी ये हेरिडिटरी होगा। अब ग्लूकोज लेवल देखिए कैसे बढ़ता चला जाएगा, और बीटा सेल मास जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ता चला जाता है, आप ये समझते जाइए कि ये बीटा सेल का मास कम होता जाता है। एक स्टेज आता है बीटा सेल का मास इतना कम होने तक, अगर आप यहाँ देखें तो शुगर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो ये कोशिश ये करता रहता है जितना भी बीटा सेल थोड़ा बचता है कि शुगर को कंट्रोल किया जाए, इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट की जाए। लेकिन एक स्टेज आता है जब इसका मास कम होना शुरू होता है और ये धड़ल्ले से ब्लड शुगर बढ़ना शुरू होता है, और ये टाइप 2 डायबिटीज है। इसका देखिए डायग्नोसिस जो है, लेबोरेटरी टेस्ट में जाने के पहले मैं बता दूं, डायबिटीज का ये पेशेंट आप पहचानते कैसे हैं? सबसे पहली बात, टाइप 2 डायबिटीज की एक फिजिकल स्ट्रक्चर वैसा है, 45 के ऊपर हो, मोटा हो, आप हर किसी को शुगर के लिए भेजिए, क्योंकि एवरीबॉडी आफ्टर द एज ऑफ 45 इफ ही इज फैटी, यानी बीएमआई उसका ज्यादा है, 25 के ऊपर है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट अपॉन क्यूब रूट ऑफ वेट, ये फॉर्मूला भी है, इसकी ऐप भी मिलती है बीएमआई का। आप एज डालेंगे, हाइट डालेंगे, वेट डालेंगे, तो आपको बीएमआई आपको ऐप मिलेगी। ये गूगल प्ले स्टोर पे बीएमआई की एप्स बहुत सारी हैं। तो आपको बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास कोई मोटा व्यक्ति आया, उसकी एज 35-40 साल से ऊपर है, 45 से ऊपर है, तो 100% आपको कराना है टेस्ट। आप शुगर भी टेस्ट कराइए, उसका किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन भी करवाइए, और साथ में सोनोग्राफी भी करवाइए फॉर फैटी लिवर। फैटी लिवर होगा, एंजाइम एक आध एसजीओटी एसजीपीटी बड़ा होगा या जीजीटी बड़ा होगा, सोनोग्राफी में आपको इको टेक्सचर उसका फैटी लिवर वाला मिलेगा, और शुगर थोड़ा हुआ बड़ा हुआ मिलेगा, और A1C करवाना चाहिए। A1C यानी ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन, उसको HbA1c भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में A1C भी बोलते हैं। तो ये जो पेशेंट अपने पास आ गए, जो मेच्योरिटी ऑनसेट वाला या टाइप 2 वाला है, जो मोटा व्यक्ति है, लेट स्टेज में उम्र में 35-40 साल की उम्र के बाद में डायबिटिक हुआ है, वो उसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे? वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कभी वो वीकनेस के लिए आएगा, कभी उसको एक आध बार चक्कर आ जाएगा तब आएगा, कभी बोलेगा फ्रेश नहीं है, कभी बोलेगा चीटियां चलती हैं मेरे यूरिन पे, कभी हो सकता है कुछ भी ना बोले, वो इंश्योरेंस के लिए जा रहा हो, रूटीन टेस्ट में उसने पकड़ लिया किसी ने कि शुगर बहुत हाई है, HbA1c, आजकल इंश्योरेंस के लिए जाएंगे, हर कोई A1C करता है, तो उसका डायग्नोसिस वैसा होता है। लेकिन टाइप 1 का है, वो तो यंगर एज ग्रुप में है, तो उसको जो भस्मक रोग हमारे यहाँ कहा गया है, भस्मक रोग होता है, यानी खूब खाता है लेकिन वजन नहीं बढ़ता, वजन सडनली कम होना शुरू हो जाता है, तो लीन एंड थिन। तो उसको समझना चाहिए, 16-18 साल का बच्चा है या 10 साल का भी है, पेरेंट्स कहते हैं बहुत खाता है सर, लगता नहीं इसके शरीर को, और बच्चे का वजन तो वही है 25-30 किलो, तो ये समझ लीजिए कि इसको टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, उसके टेस्ट करवाइए। और या फिर कई बार बेहोश होकर पहली बार वो
कीटोएसिडोसिस की स्टेज में आता है। शुगर एक्सेसिवली हाई चला जाता है और कीटोएसिडोसिस होता है और उसको बेहोशी का दौरा पड़ता है या हाइपरग्लाइसेमिक कोमा में चला जाता है। कीटोएसिडोसिस की पहचान है, सांस बहुत फूलेगा, उल्टियां होगी, पेट में दर्द होगा और बेहोश होगा। तो ये सब चीजों से डॉक्टर को ये पता चल जाएगा कि ये कीटोएसिडोसिस हुआ है, फर्स्ट अटैक है, इसको पता नहीं था। एक बार पता लगने के बाद ये चीजें शायद दोबारा कभी रिपीट नहीं होती, क्योंकि पेशेंट बहुत स्पेशली टाइप 1 वाला बहुत एग्रेसिव होता है और बहुत जानकार होता है और वो बहुत अपना ध्यान रखता है। टाइप 2 वाला क्योंकि कुछ होता ही नहीं है सालों साल, खाली शुगर बढ़ी हुई है, तो बड़ा रिलैक्स रहता है, मीठा भी खाएगा, एक्सरसाइज भी नहीं करेगा। वो कहता है डॉक्टर तो ऐसे ही बोल रहा है, मेरा क्या फर्क पड़ता है, 1-2 जलेबी खा लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड जो है वो घातक होता है। लेबोरेटरी टेस्ट करने की बात है, ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज में ग्लूकोज टेस्ट करना चाहिए। यूरिन में आपने रूटीन यूरिन किया, आप अपनी क्लिनिक में यूरिस्टिक्स रख सकते हैं जिसमें शुगर, प्रोटीन, कीटोन तीनों आ सकता है। तो अलग अलग तरह की स्ट्रिप मिलती हैं, ग्लूकोज की स्ट्रिप्स में मिलती हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन की स्ट्रिप्स में मिलती हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन और कीटोन तीनों की स्ट्रिप में मिलती है मार्केट में। तो यूरिन करने को बोलिए, इंस्टेंट तभी का तभी बताइए कि आपके यूरिन में शुगर आ रहा है, आप जाके चेक करो। कीटोन यूरिया आता है, तो आपने वही स्ट्रिप से टेस्ट किया, तो जैसे कीटोन बॉडीज आपको दिखी, कीटोन यूरिया पॉजिटिव आया और दुबला पतला है, बच्चा है और छोटी एज में है और बिल्कुल पेशेंट यही कह रहे हैं कि खाता बहुत है और बिल्कुल शरीर को लग नहीं रहा है, तब ये समझिए कि इसको कीटोन आ गया, तो कीटोएसिडोसिस में जा सकता है। इमीडिएटली एडमिट करके उसको आपने आगे मैनेज करना चाहिए, फॉर टाइप 1 के लिए डायग्नोज करके ट्रीट करना चाहिए। फास्टिंग ग्लूकोज का अपना महत्व है, फास्टिंग ग्लूकोज भी करिए, रैंडम भी कर सकते हैं, तो इनके अपने अपने लेवल्स हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो कहा जाता है, जीटीटी, आजकल बहुत कम इसलिए करते हैं क्योंकि HbA1c आ चुका है। A1c से 3 महीने की एवरेज होती है। जैसे HbA1c है वैसे ही फ्रुक्टोसामिन टेस्ट है, उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। तो अभी बात हो रही है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। 75 ग्राम खिला के 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पे हम लोग देखते हैं। 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाना है 300 ml ऑफ वाटर में, यानी एक ग्लास भर के, जो आप खाने के साथ में ग्लास रखते हैं अपना स्टील वाला, वो वाला लेके और आप वो भर के उसमें 75 ग्राम डाल के और पीना है। 1 घंटे पे, 2 घंटे पे चेक करना है, उसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। A1c बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 से नॉर्मली ये 4 से 6 कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का और जो इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन का सबका कहना है 5.7 तक ये नॉर्मल होता है। 5.7 से 6.5 ये प्री डायबिटिक स्टेज होता है, A1c उस लेवल में है तो, और 6.5 के ऊपर होगा तो वो डायबिटिक है। पहली बार डायग्नोसिस के लिए बता रहा हूं, अगर कोई पहले से गोलियां खा रहा है, बहुत ज्यादा गोली खा ली और उसका 6 आ गया, तो उसको प्री डायबिटीज नहीं बोलेंगे, उसको कंट्रोल्ड डायबिटिक बोलेंगे, अगर डायबिटीज पहले से मालूम है तो। इंक्रीज इन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द ग्लाइसेमिक। ये होता क्या है बेसिकली, ये 3 महीने की एवरेज शुगर है। एवरेज कैसे होती है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है, ग्लाइसेशन एक प्रोसेस है, ग्लाइसेशन एक प्रोसेस है। हीमोग्लोबिन के ऊपर जब ग्लूकोज बहुत देर तक ब्लड में ज्यादा रहेगा तो हीमोग्लोबिन के ऊपर इसका एक्शन होता रहता है। वो जो एक्शन होता है उसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, और उस हीमोग्लोबिन को हम मेजर करते हैं, जिसको 3 महीने में लगभग, क्योंकि आरबीसी की टोटल लाइफ है 120 डेज, 4 महीने की, उसमें 1 महीना इसलिए छोड़ा जाता है कि कुछ पहले महीने में 120 डेज में कुछ दिन आरबीसी मैच्योर होते हैं और लास्ट वाले कुछ दिन हाइपर मैच्योर होते हैं, जब वो अपनी फंक्शंस कम कर रहे होते हैं, उसका ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता है। तो इसलिए इसको 3 मंथ्स के लिए पकड़ा जाता है, क्योंकि 120 डेज है तो 90 डेज उसका पकड़ के 3 मंथ्स का ये एवरेज पकड़ा जाता है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का। A1c reflects the glycemic state during the preceding 12 weeks. 8 to 12 लिखा है, लेकिन ये लगभग 3 महीने का एवरेज होता है। ये किसी का पॉजिटिव हो गया और शुगर नॉर्मल है, ये सपोजिंग आपने किसी पेशेंट में देखा ये आ गया 7, और आज आपने ब्लड शुगर टेस्ट किया, फास्टिंग पीपी दोनों नॉर्मल है, इसका मतलब ये है
कि उसने डायबिटीज कंट्रोल कर लिया है, वो या तो दवाई खा रहा है और रिसेंटली कंट्रोल किया है, क्योंकि ये 3 महीने की एवरेज है, तो हो सकता है लास्ट वाले मंथ में उसने कंट्रोल किया हो, उसके 2 महीने पहले कंट्रोल नहीं था, इसलिए उसकी एवरेज ज्यादा आ रही है। फ्रुक्टोसामिन दूसरा टेस्ट है जो 2 महीने की एवरेज बताता है। तो ये किसके साथ, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन उसमें हीमोग्लोबिन का होता है, ऐसे ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस प्रोटीन के साथ होता है, और प्रोटीन की लाइफ होती है 2 वीक्स की, इसलिए फ्रुक्टोसामिन पिछले 2 महीने 2 हफ्ते का एवरेज बताता है। 100 मिलीग्राम फ्रुक्टोसामिन ये नॉर्मली कोई नहीं करता है आजकल, ये रिसर्च के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रुक्टोसामिन टेस्ट को, लेकिन क्लिनिकल मेडिसिन में आप प्रैक्टिस करते हुए ना किसी डायबिटोलॉजिस्ट को प्रिस्क्राइब करते हुए देखेंगे कि फ्रुक्टोसामिन करके आओ, ना किसी आयुर्वेद के डॉक्टर को देखेंगे। ग्लूकोज का सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेन्स हैं, बहुत सारी मशीनें आई हुई हैं मार्केट में, और इतनी सस्ती हो गई हैं अभी, तो 700-800 रुपए में भी है। अगर कुछ कंपनियां तो ऐसी कहती हैं 3 डब्बी स्ट्रिप लीजिए 1 मशीन फ्री देंगे, तो ऐसे भी है। तो इसलिए सेल्फ मॉनिटरिंग, इसको सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज SMBG भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये बैटरी से किया जाता है, या कभी कभी क्या है कि ये एक डिवाइस भी आती है जो आप बॉडी में फिट कर देते हैं, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, तो उससे भी पता लगता है कि कितना एवरेज शुगर कितना है, 10 बजे कितना था, 12 बजे कितना था, वो सारी रिपोर्ट सेव होती हैं उसमें। ग्लूकोमीटर्स नॉर्मल जो हम लोग ग्लूकोमीटर्स, डायग्नोसिस का क्राइटेरिया देखिए, पहली बार अगर आप ग्लूकोज कंसंट्रेशन देख रहे हैं कैजुअल, आपके पास पेशेंट आया, आपने स्ट्रिप निकाली, अपनी मशीन पे टेस्ट किया, 200 से ऊपर है, तो बिंदास उसको बोल दीजिए कि डायबिटीज है। या फास्टिंग ग्लूकोज उसने किया और 126 के ऊपर है, उसने कर लिया, रूटीन में टेस्ट किया, उसने कहा, डॉक्टर ने बोला तुझे पीपी नहीं करना है, टेस्ट का जो लिख के दिया है उसमें खाली फास्टिंग लिखा, वो रिपोर्ट लेके आ गया 126 से ऊपर है, तो समझ लीजिए डायबिटीज है, आप इसको डिटेल टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। और 2 आवर पोस्ट लोड ग्लूकोज के बाद अगर 200 है, तो भी 2 घंटे के बाद भी अगर 200 है ग्लूकोज के बाद, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये डायबिटीज है। सिम्टम्स किस चीज से पहचानेंगे? बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूरिन, 3 P कॉमनली कहा जाता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, पेशाब बहुत आएगा, बहुत सारी प्यास लगेगी, बहुत सारी भूख लगेगी। ये इधर भी है, ये इधर भी है, दोनों टाइप के डायबिटीज में ये हो सकते हैं, लेकिन ये टिपिकली इसका सिंड्रोम है 3 Ps का, टाइप 1 का। बहुत बार देखेंगे टाइप 2 है तो ये सिम्टम्स नहीं भी मिलते हैं। वेट लॉस जबरदस्त होता है टाइप 1 में, वीकनेस जबरदस्त है, ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है, और कई बार पेशेंट कीटोएसिडोसिस में ही आता है, वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है, और बेहोशी का दौरा पड़ सकता है। आप कीटोन्स टेस्ट करेंगे यूरिन में, ब्लड में, तो पॉजिटिव आएगा। टाइप 2 वाले को कैसे पहचानेंगे? ज्यादा करके ये मैक्सिमम पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन में पकड़े जाते हैं। घर में एक को है, 2 भाई हैं, 2 महीने से एक ने किया, दूसरे ने कहा जा यार तू भी कर अपना, तो वो रूटीन टेस्ट में आ गया। ये वाले सिम्टम्स बहुत रेयर होते हैं। फटीग बड़ी ज्यादा होती है, कई बार वेट लॉस होता है। दोनों में डिफरेंस एक और बताऊं, टाइप 1 में वेट लॉस राइट इन द बिगिनिंग बहुत होता है, पहली बार जब डायग्नोज हो रहा है तो बहुत सारा वेट लॉस होता है, लेकिन बाद में जैसे ये इंसुलिन लेता है, इंसुलिन के लेने से, वो इंसुलिन सप्लीमेंट इसको मिल गया, फटाफट वेट गेन करता है और ये नॉर्मल जिंदगी जीता है, इसका नॉर्मल वेट आ जाता है। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेट इसका कम नहीं होता। वेयरएज टाइप 2 डायबिटीज जो है, आज वो 90 किलो का है, तो ये पक्का गारंटीड है कि वो 10 साल बाद, 15 साल बाद 70 किलो का होने ही वाला है। ये इसका भी मैं कॉन्सेप्ट, जब मैं आयुर्वेद की बात बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब बताऊंगा कि कितना महत्वपूर्ण अपने आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। देखिए, डायबिटीज और सबसे ज्यादा मिलते जुलते एलोपैथी से, हमारे जो सबसे ज्यादा मिलने वाली बीमारियां हैं, और भी बहुत सारी होंगी जो मेरे ध्यान में है, एक प्रमेय है और दूसरा आमवात है, जो इतना मिलता है एलोपैथी से कि आपको आश्चर्य होता है कि 5000-8000 साल पहले आयुर्वेद के विद्वानों ने ये सब कैसे जाना, जो आज ये मॉडर्न साइंस जान रही है, वो सब आयुर्वेद में। तो ज्यादा करके फटीग होगी, वेट लॉस इसमें थोड़ा सा हल्का सा कहेगा 1-2 किलो साहब कम हो रहा है,
और मोस्ट पेशेंट्स आर डिस्कवर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग, या तो यूरिन टेस्ट किया या आजकल इंश्योरेंस के लिए टेस्ट करते हैं या रूटीन रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है। आपको ट्रीटमेंट क्यों करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेशेंट्स का, डायबिटीज वालों का, टाइप 1 2 का ट्रीटमेंट क्यों करना है? अल्टीमेटली भाई आप छोड़ भी सकते हो, जाओ यार कुछ नहीं होगा, 10 साल बाद आना, लेकिन नहीं, सिम्टम्स हैं उसको ठीक करना है, मोर्टेलिटी है क्योंकि इससे जान जाती है। टाइप 1 को आप ट्रीट नहीं करोगे, कीटोएसिडोसिस में जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिक कोमा में जाएगा, मर जाएगा, ऐसे मोर्टेलिटी है। टाइप 2 है, आप ध्यान नहीं रखोगे तो उसको गैंग्रीन हो जाएगा और गैंग्रीन से मर जाएगा, कोई और उसके दूसरे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी 10 साल 15 साल बाद। तो वो मोर्टेलिटी भी, जो क्रॉनिक मोर्टेलिटी है, वो भी रोकने के लिए, एक्यूट मोर्टेलिटी रोकने के लिए आपको ट्रीट करना है। सिम्टम्स टाइप 1 में ज्यादा है, टाइप 2 में थोड़े कम है, लेकिन सिम्टम्स का भी फर्क पड़ता है। पॉलीयूरिया भी आयुर्वेदिक दवाइयों से भी फर्क पड़ता है, एलोपैथिक भी खाएंगे तुरंत फर्क पड़ता है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर। देखिए, जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, उसके बेसिकली 2 ही रीजन होते हैं। एक तो हमारे शरीर में धमनियां जितनी है वो मोटी मोटी धमनियां, अल्नर नर्व है, रेडियल नर्व है, सॉरी रेडियल आर्टरी है, अल्नर है, मीडियन आर्टरी है, बहुत सारी आर्टरीज हैं, सेफलस है, हेमोरॉइडल आर्टरीज हैं, रिनल आर्टरीज हैं, ये बड़ी बड़ी। तो बड़ी बड़ी आर्टरीज में जब कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में वो मैक्रोवेस्कुलर कहा जाता है। मैक्रो यानी बड़ी, बड़ी आर्टरीज में कॉम्प्लिकेशन हो गई, हार्ट की बड़ी आर्टरी में ब्लॉक हो गया तो कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गया, ब्रेन की आर्टरी में हो गया तो उसको स्ट्रोक कहा, पैरों की बड़ी आर्टरीज में ब्लॉक हो गया, वैस्कुलर डिजीज हो गई तो उसको गैंग्रीन हो गया, या डायबिटिक फुट हो गया। ऐसे माइक्रोवेस्कुलर यानी किडनी में, आईज में और नर्व्स में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। कैपिलरीज यानी जो धमनी के बाद की जो रचना है अपने शरीर की, ब्लड पहुंचाने के छोटे छोटे ऑर्गन्स में, उनको कैपिलरीज कहा जाता है। वो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। तो किडनी डिजीज, आई डिजीज और नर्व डिजीज, न्यूरोपैथी, ये सारी होती है माइक्रोवेस्कुलर। हमारा एम यही है कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इसकी रुकें, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इनको ट्रीट करें। ये गोल कैसे अचीव होगा कि आप शुगर को कंट्रोल रखिए तो रिस्क कॉम्प्लिकेशंस की अपने आप रिड्यूस होगी। आप कार्डियोवास्कुलर रिस्क को रिड्यूस करिए, स्मोकिंग को रिड्यूस करिए, तो जो डायबिटिक्स में रिस्क होती है हार्ट अटैक की और स्ट्रोक की, वो भी कम हो जाएगी। तो लिपिड्स को ठीक रखिए, प्लेटलेट को ठीक रखिए, तो आपका हर तरह से रिस्क कवर होगा। जो मैंने 4 पिलर बताए थे आपको, 4 नहीं, यहाँ 5 बताए। मेडिकेशन दीजिए, डाइट एंड एक्सरसाइज दीजिए, रेगुलर कॉम्प्लिकेशन मॉनिटरिंग करते रहिए। किसी को 5 साल हो गया, 10 साल हो गया डायबिटीज को, तो आप उनका बीच बीच में यूरिन में प्रोटीन देखिए है कि नहीं, एक आध बार फंडोस्कोपी करके देख लीजिए आंख में कोई असर तो नहीं आया। नर्व्स को, पैरों को चेक करिए, कॉटन लगा के पिन चुभो के देखिए कहीं सेंसेशन कम तो नहीं हुई है, क्योंकि गर्म ठंडे का एहसास नहीं होगा तो वो जला लेगा अपने पैर को और वो बड़ी बहादुरी समझेगा, देखो मुझे गर्म भी लग रहा है तो मुझे पता नहीं लगता। तो इसलिए जल जाएगा तो गैंग्रीन बन जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें बीच बीच में आपको मॉनिटर करनी चाहिए। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, आपको हमेशा डायबिटिक को बोलना चाहिए अपने पास मॉनिटर रख, ग्लूकोज मॉनिटर रख, और बीच बीच में कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार चेक कर लिया कर, कभी फास्टिंग किया कर, कभी पोस्टप्रेंडियल किया कर, तो ये बताना चाहिए। और इसके साथ कोमॉर्बिड दूसरी जो कंडीशंस है हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर और लिपिड लेवल्स को भी कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे में गोल हमारा क्या है, एक बार डायबिटिक डिक्लेयर हो गया तो हमको 7 से नीचे रखना है। लोग कई बार बड़ी बहादुरी समझते हैं 6 से नीचे आ गया, लेकिन उसमें आप 6.5 तक भी रखा तो चलेगा, लेकिन अगर A1C आपने 6 लाया है तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि खाने के बाद तो शुगर बढ़ ही रहा है, तो वो एवरेज आपकी तो खराब होगी ही होगी, क्योंकि वो 2-4 घंटे के लिए बढ़ेगा फिर कम होगा। लेकिन
अगर आपका वो शुगर अगर उस टाइम की शुगर के ऊपर डिपेंड होगा तो वो 9-10 जाएगा। लेकिन ऐसे स्टेजेस हैं जब आपने इंसुलिन दिया तो वो कम हो गया, या दवाई खिलाई तो शुगर कम हो गया, तो वो नॉर्मल लेवल से भी कई बार थोड़ा सा कम होते हैं। तो एवरेज लगभग 6.5 तक आ जाती है। कम होगा तो इसका मतलब बीच-बीच में हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स आते हैं, तो इसलिए उसको उसके बारे में बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। प्री-प्रेंडियल मतलब खाने के पहले का ग्लूकोज आपका फास्टिंग वाला 90 से 130 रखना है, 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना है। पोस्ट प्रेंडियल आपका 180 से नीचे ही रहना चाहिए। मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करवाता हूँ अपने पेशेंट्स को, बहुत डायबिटिक पेशेंट्स हैं, 150 के नीचे रखता हूँ। आपको कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करने के लिए फीट, पैर को भगवान समझना चाहिए डायबिटिक ने, अपने पैर को डेली एग्जामिन करना चाहिए सोते हुए, कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, कहीं कुछ चुभ तो नहीं रहा है, कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं है, पैरों को खोल के देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको सेंसेशन, न्यूरोपैथी में पैर में सेंसेशन ही नहीं है, हाथ में सेंसेशन नहीं है, हाथ तो बचा हुआ है क्योंकि ऊपर है, पैर में शू पिंच हो रहा है, कभी किसी से टक्कर लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो कोई अगर छोटी वाली भी इंजरी है, छोटा सा अल्सर भी होगा और आपने इग्नोर कर दिया, दैट कैन गिव राइज टू गैंग्रीन। और एनुअल एक आध बार एल्बुमिन टेस्ट जरूर करना चाहिए यूरिन में, प्रोटीन तो कहीं नहीं जा रहा है, माइक्रो एल्बुमिन करना चाहिए, यानी रूटीन यूरिन नहीं, उसको बोलना पड़ेगा कि माइक्रो एल्बुमिन यूरिया करना है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में एल्बुमिन तो नहीं जा रहा है। बीपी मॉनिटर करना चाहिए, लिपिड को मॉनिटर करना चाहिए, सेल्फ मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। डाइट टाइप 1 के लिए खूब खिलाइए, मस्त रहिए, खूब कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा सा दीजिए और इंसुलिन दीजिए। सडनली वेट बढ़ता है, वेट का लेवल आने पर उसको फिर आप रेगुलेट कर सकते हैं, उसकी डाइट जितना इंसुलिन उसको लगता है। इंसुलिन मिनिमम रखने के लिए जो डाइट इंपॉर्टेंट है उतना रखिए, लेकिन नरिशमेंट बहुत जरूरी है। देखिए वसीम अकरम को ये किसको, कोई पाकिस्तानी प्लेयर है, उनको भी ये टाइप 1 डायबिटीज है, बट दे कैन लीड एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। जैसे D3 कम हो गया, आपने D3 का सप्लीमेंट ले लिया, बिल्कुल ठीक चल रहा है। टाइप 1 में इंसुलिन का डेफिशिएंसी हुआ, आपने इंसुलिन लिया, टाइप 1 में कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांस कम है। अगर आपका इंसुलिन मॉनिटरिंग बहुत अच्छा है तो शायद आपको कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 में 25 साल तक भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। लेकिन टाइप 2 में आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, 15 साल के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो आएगी, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, टिश्यूज की, बॉडी टिश्यूज की डिजीज है, बीटा सेल्स की डिजीज है। टाइप 1 तो सिर्फ बीटा सेल्स नॉक ऑफ हुआ है, वो जो निकालना है वो बाहर से मिल रहा है तो उसका पूर्तता हो गई। लेकिन टाइप 2 में जो रिसेप्टर इंसेंसिटिविटी है, यानी पूरे शरीर के हर तरह के धातु के रिसेप्टर्स हैं जो इंसुलिन को, मॉलिक्यूल को लेते हैं, ग्लूकोज को यूज करते हैं, वो सारे इंसेंसिटिव हो गए हैं। इसलिए इसको ट्रीट करना और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल वो स्टीविया भी आया हुआ है, आपको पता होगा, ब्राजीलियन हर्ब है, आजकल शुगर फ्री ग्रीन नाम से हिंदुस्तान में बिक रहा है, और ब्राजीलियन हर्ब है, इसको स्टीविया नाम दिया जाता है। और इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आजकल पूरा शुगर के जैसे ही वाइट पाउडर भी मिलता है, वाइट उसमें छोटी छोटी टैबलेट्स भी आती हैं, तो आप एस्पार्टेम भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी शुगर फ्री जितनी भी चीजें हैं, च्यवनप्राश है, सिरप्स हैं, उनमें से ये सारे यूज होते हैं, सुक्रालोज भी। और न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में फ्रक्टोज और सॉर्बिटॉल हैं, ये टाइप 1 डायबिटीज को ये दिए जा सकते हैं। देखिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज क्या करेगी, इंसुलिन दोनों काम करेगी, इंसुलिन सिक्रीट भी करवाएगी और बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं उनको सेंसिटाइज करेगी। ठीक कि भाई आपकी जो धातुओं में इंसुलिन लेने वाले रिसेप्टर्स हैं, सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे इंसुलिन को और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेने के लिए। इसलिए आप हमेशा एक्सरसाइज सबको बोलते जाइए, किसी भी प्रकार का पेशेंट अगर वो एक्सरसाइज कर सकता है तो उसको करनी चाहिए, और स्लोली शुरू करवानी है, लिमिटेड एक्टिविटी से। ऐसा नहीं हो, आजकल बहुत देख रहे हैं, कोई ट्रेडमिल पे गिर गया, हार्ट अटैक आ गया, एक ही बार शुरू किया। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाइए, और कार्डियोवास्कुलर रिस्क वाले जितने भी पेशेंट हैं उनका सारा वर्कआउट करिए, पहले उनका ब्लड टेस्ट करिए, ईसीजी करिए,
और जितने भी टेस्ट हैं कार्डियोवास्कुलर रिस्क वो करके फिर उनको एक्टिविटी एक्सरसाइज बताइए। स्मोकिंग वाले को मना करना पड़ेगा। स्मोकिंग और डायबिटीज दोनों साथ साथ है, हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट में देखिए हमारे पास इंसुलिन है, सल्फोनिल यूरियाज है, बाइगोनाइड्स है, मैग्लेटिनाइड्स हैं, थायोजाइलेडोनोन्स हैं, ग्लिटाजोन्स हैं, अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स हैं। मैं मोटा मोटी बताता हूँ। इंसुलिन 2 टाइप का होता है। ये बहुत सारी स्लाइड्स हैं, मैं आई विल स्किप थ्रू क्योंकि हमारा मुझे लगता है टाइम भी हो रहा है। 5 मिनट और है हमारे पास। सल्फोनिल यूरियाज है, ये पुरानी दवाइयां सब पहले से यूज हो रही हैं। इसमें ग्लिटाजोन्स नए हैं, मैग्लेटिनाइड्स नए हैं, और ये ग्लूकोसाइडेज ये एक्राबोज नाम से मिलती है। ये पेट में से अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स है, जिसके ऊपर मैंने पॉइंटर रखा है। ये आप जब खाना खाएंगे तो उसमें से खाने में से ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन में, तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ये इसलिए एक्राबोज नाम की दवाई है, वो आती है। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो वो एसिमिलेशन ही उसका नहीं हो पाएगा। ग्लिटाजोन्स ये बीटा सेल्स के ऊपर काम करते हैं। बाइगोनाइड्स ज्यादा करके पेरिफेरल रिसेप्टर्स, स्पेशली जो मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स है। सल्फोनिल यूरियाज में ग्लिपिजाइड और बहुत सारे ड्रग्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। स्ट्रेटजी फॉर ये स्ट्रेटजी है, बाइगोनाइड्स दीजिए, फिर ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स भी दीजिए ताकि खाने से भी एब्जॉर्ब नहीं हो। और उसका पेनक्रियास से कुछ ऐसे सिक्रेटोगॉग्स हैं जो पेनक्रियास से बीटा सेल सिक्रीट करवाते हैं, वो भी दीजिए ताकि बीटा सेल्स अच्छे से निकालें इंसुलिन को। सल्फोनिल यूरियाज का काम है बेसिकली पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को इफेक्ट करता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन पुराने और नए हैं, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ड्रग इंट्रैक्शन होता है डायबिटीज में, इसलिए बहुत कॉशियसली दीजिए। जितने स्पेशली ब्लड थिनर्स हैं उनके साथ डायबिटिक, ये जरूर जो ब्लड थिनर ले रहा है उसको आप किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जरूर रेफर करिए, क्योंकि उसके साथ वारफरिन और ये सैलिसिलेट, इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन जो भी ले रहे हैं उसके साथ सल्फोनिल यूरिया देंगे तो वो शायद कोई इंट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। ये नए टाइप के हैं सिक्रेटोगॉग्स, रिपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। ये क्या करते हैं? सिक्रेटोगॉग्स हैं, ये इंसुलिन रिलीज ग्लूकोज डिपेंडेंट एंड इज डिक्रीज्ड एट ब्लड। जैसे ब्लड शुगर लो आ जाएगा तो इंसुलिन सिक्रेट होना बंद हो जाएगा। इनकी खासियत ये नए वाले ड्रग्स हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे, अभी पायोग्लिटाजोन है या फिर आपके टिनाग्लिप्टिन है। तो सिक्रेटोगॉग्स भी जो इंसुलिन सिक्रेट करवाते हैं बीटा सेल से। बाइगोनाइड्स भी नए पुराने दोनों टाइप के हैं। ये एक्राबोज है। नेट इफेक्ट इज टू रिड्यूस पोस्टप्रेंडियल ब्लड। जिसका भी खाने के बाद का ब्लड शुगर बहुत बढ़ता है उसको ये एक्राबोज देना चाहिए। मिग्लिटॉल होता है। द इफेक्ट इज लिमिटेड टू ल्यूमिनल साइड। ये सिर्फ मतलब इंटेस्टाइन के बीच में से एब्जॉर्ब नहीं हो उतना ही इसका लिमिटेड इफेक्ट है, इसलिए इसको खाने के, ये स्पेशली जो पोस्टप्रेंडियल शुगर है उन पेशेंट्स में ही देना चाहिए। थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल देखिए, अपना गोल क्या है? HbA1c 7 से नीचे रखना है। तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब आप गिन के एक्सरसाइज करो, ऐप लगा के एक्सरसाइज करो, कुछ एरोबिक करो, कुछ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करो। वो सारा करने के बाद 7, जिनका इतना है उनको खाली प्रेफरेबली हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस देते हैं। जिनका 8 to 9 है उनको ओरल एजेंट्स दिया जाता है। जिनका 9 to 10 है उनको 2-3 तरह से सिक्रेटोगॉग भी दिया जाएगा, एक्राबोज भी दिया जाएगा, उनको सल्फोनिल यूरिया भी दिया जाएगा, बाइगोनाइड भी। तो जिसका बहुत ज्यादा शुगर अनकंट्रोल्ड है उसमें 2 से ज्यादा तरह के ड्रग दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के। ये इनके बायोकेमिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ। टाइप 1 में एक ध्यान में बात रखिए, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मैंने देखा है, मैं टाइप 1 ठीक कर सकता हूँ, ऐसा चैलेंज मत लीजिए। देखिए अभी दुनिया बेवकूफ नहीं बनती। मैं आपको ये बता सकता हूँ, बहुत सारे मेरे अपने ऐसे कलीग्स हैं जो जब कभी भी बात होती है तो मेरा ये पेशेंट ठीक हो गया बिना
इंसुलिन के बिना टाइप 1 वाला ठीक नहीं हो, क्योंकि उसका बीटा सेल्स नॉक ऑफ हो चुका है। उसमें अगर थोड़ा बहुत बीटा सेल्स है तो आप कोशिश करके देखिए कि इंसुलिन का डोज रिड्यूस थोड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, अदरवाइज इंसुलिन तो लगेगा ही। इंसुलिन के बड़े एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, मतलब जैसे इंसुलिन देंगे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा क्योंकि उसका अपटेक हो जाएगा, जो जो हमको डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए सब हो जाएगा। ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज्यादा है, तुरंत बॉडी अपटेक कर लेगी, ब्लड में कुछ भी नहीं बचे, बहुत कम ग्लूकोज बचेगा, जितना हमको चाहिए उतना बचेगा। तो इंसुलिन वो सारे काम कर रही है जो टाइप 1 में अपेक्षित हैं। और बहुत सारी तरह की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंसुलिन हैं, जिनके कॉम्बिनेशन अलग अलग, लेंटी, अल्ट्रा लेंटी है, एनपीएच है। आजकल इंसुलिन पंप्स भी आए हुए हैं जो 24 आवर यूरिन उसको मॉनिटरिंग करते हैं, और जैसे ही शुगर बढ़ती है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, तो अपने आप वो पंप सिक्रेट कर देता है इंसुलिन। तो वो भी इंपॉर्टेंट नई एक डिस्कवरी है। द बैलेंस टाइप 1 में द बैलेंस ऑफ कैलोरी इनटेक विद ग्लूकोज लोअरिंग प्रोसेसेस अलाउइंग द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। सबसे बड़ी बात है आपको कैलोरी इनटेक और ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये आपका अच्छा होना चाहिए टाइप 1 में, और इंसुलिन के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में इसको मैनेज करिए। ठीक है, नॉर्मली क्या हुआ, आपने खाना खाया, शुगर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर भूख लगी, शुगर नीचे गई, भूख लगी, आपने लंच किया, फिर शुगर नीचे गई, यूज हो गई, फिर बाद में डिनर किया, फिर शुगर ऊपर गई। आपको टाइप 1 में इसी तरह के लेवल्स बनाने हैं, यानी आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यहां दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा लॉन्ग एक्टिंग दीजिए, या शॉर्ट एक्टिंग यहां दीजिए, शॉर्ट एक्टिंग लंच के पहले दीजिए, और डिनर सफर के पहले, डिनर के पहले आप थोड़ा सा शॉर्ट एक्टिंग, या इसमें खाली लॉन्ग एक्टिंग दीजिए, क्योंकि 12-14 घंटे वो कुछ नहीं खाने वाला है, तो रात भर में वो कंट्रोल रहे शुगर, वो इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का बेनिफिट है, दिस इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है, अभी शुगर बढ़ी, अभी थोड़ा 2 यूनिट उसने पुश कर दिया ब्लड। द पंप कैन बी प्रोग्राम्ड, इसका प्रोग्रामिंग होता है, और रिक्वायर्स इंटेंस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। आपको खुद भी मॉनिटर करते रहना पड़ता है, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, एसएमबीजी मतलब खुद मॉनिटर करना है। रिक्वायर्स हाईली मोटिवेटेड पेशेंट्स, जो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, खाली उनको ही ये देना है पंप, अदरवाइज आप नहीं दे सकते हैं इसको। ये इस तरह का इंसुलिन पंप होता है, जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस खूब डिटेल में देनी पड़ती हैं। सर्जरी भी आजकल आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं टाइप 1 में, जो नॉर्मली बहुत रेयर है। जब ये किडनी डैमेज वगैरह में करते हैं, किडनी का रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसके साथ में ये आइलेट ट्रांसप्लांटेशन भी कहीं कहीं एक्सपेरिमेंटल स्टेज में किया हुआ है। फॉरेन में करते हैं, इंडिया में ये पेनक्रियास का इस तरह से कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं करता है, लेकिन रिसर्च की बात है, लोगों ने किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स में है, ह्यूमंस में किया हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस देखिए, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, आपने इंसुलिन ज्यादा ले लिया तो मील मिस कर दिया। टाइप 1 वाले ने इंसुलिन ले लिया लेकिन खाना नहीं खाया, या इंसुलिन ले लिया, रोज तो खाना खाते हैं, लेकिन आज खाना खाने के बजाय उसने सोचा मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, इंसुलिन का एक्शन ज्यादा हो गया, एक्सरसाइज से भी शुगर कम हो गया, तो डायबिटिक कोमा में चला गया, हाइपोग्लाइसीमिया में चला। इसका ट्रीटमेंट है, इमीडिएटली उसको मीठा कुछ खिलाइए, पुश करिए उसके मुंह में, आईवी ग्लूकोज डालिए और ग्लूकागॉन इंट्रामस्कुलर दीजिए, तो ये ठीक हो जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, इसका हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं, कॉम्प्लिकेशन जब लेंगे तभी। नेफ्रोपैथी है, इसको भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज एंड फुट अल्सर, ये होता है बड़ी वाली, ये देखिए, ये बड़ी वाली आर्टरी जब ब्लॉक होगी ना, तो ये इधर का सर्कुलेशन पूरा रुकेगा, और इसका ये डायबिटिक फुट डिजीज हो जाएगी। नर्व्स भी क्रॉनिक न्यूरोपैथी होने से पता नहीं चलेगा, छोटा सा अल्सर होगा, मालूम नहीं होगा, वो हील नहीं करेगा, उसको ड्रेसिंग नहीं करेगा, पेन नहीं होगा, तो बढ़ता चला जाएगा, इट कैन लीड टू गैंग्रीन। तो बेसिकली ये सारे जो हैं, मैंने आपको ये बताया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी मैंने बता दिया, उसको इंसुलिन और ड्रिप से ट्रीट करते हैं। और देखिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशंस कहाँ होगा,
स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन में, लगभग हर जगह। ये देखिए, ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, यहाँ आप गए, हार्ट में तो हार्ट अटैक हो सकता है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, नर्व डिजीज होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, डायबिटिक फुट होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब मैक्रोवेस्कुलर, बड़े वेसल्स की डिजीज, किडनी डैमेज हो सकता है, आई डिजीज हो सकता है, बहुत सारी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बेसिकली हमारा एम है फैसिलिटेट ए सिम्टम फ्री लाइफ टू द डायबिटिक। उसको बेचारे को कोई तकलीफ नहीं हो। बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि वो उसने पहले ध्यान नहीं दिया है, अब ध्यान देगा तो बेचारा नहीं रहेगा। टू अवॉइड द पेशेंट टू गोइंग इनटू कॉम्प्लिकेशंस, ये है बेसिकली। और with these words, I thank you all for a very, very patient hearing. Thank you, Dr. Ranjit, Thank you and so the much, whole sir. Nirok Street family, that you have given me this opportunity to discuss diabetes.